So hello everyone. Today we are going to solve AITS number 20. Again it's a full syllabus test. और इस टेस्ट के पहले सवाल पे चलते हैं. Which of the following pairs will form the most stable ionic bond? ये जो आयनिक बॉन्ड है इसकी स्टेबिलिटी हम इस बिहाफ पे चेक करते हैं कि किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है. और लैटिस एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती है. तो इन सब में देखो तो +1 -1, यहाँ भी +1 -1 +1 -1, लेकिन इसके अंदर जो चार्ज है वो +2 का है, यहाँ पर -1 है. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बिकॉज ऑफ हायर लैटिस एनर्जी दिस कंपाउंड विल फॉर्म मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड. ट्रांजिशन मेटल की वेरिएबल वैलेंसी होती है, सही बात है. अगर आप आयरन को ले लें तो आयरन का एक +2 बनता है और एक +3 बनता है. तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनकी, मतलब जितने भी तो कहना सही नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट की वेरिएबल वैलेंसी होती है. ट्रांजिशन मेटल्स हैव अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन NH2 एंड N-1D. ये गलत लिखा हुआ है, स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए. इसी वजह से जो ये लास्ट की NS ऑर्बिटल है और जो N-1D है, इनके बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है ये कम होता है. इसी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल हो जाते हैं बॉन्डिंग में और इसके भी हो जाते हैं, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है. तो वहाँ पे लार्ज एनर्जी डिफरेंस मिला है, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी थर्ड सही जवाब हो जाएगा. इन केस ऑफ फिनॉल ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड, whereas bromination of benzene takes place in the presence of Lewis acid. ये सही बात लिखी है. फिनॉल के अंदर अगर आप देखें तो फिनॉल में ये जो OH लगा हुआ है, ये ग्रुप, इस OH के पास एक लोन पेयर अवेलेबल होता है. ये जो लोन पेयर होता है ये रेजोनेंस के माध्यम से अपना लोन पेयर इसको दे देता है, रिंग को दे देता है. और जब ये रिंग को दे देगा तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो होगा रिंग पे वो आसान हो जाएगा. तो OH में अगर आपको ब्रोमिनेशन कराना है तो अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप यही काम कराना चाहते हैं बेंजीन के लिए तो प्रेजेंस ऑफ एनी लुईस एसिड इज मैंडेटरी. सही बात लिखी है, लेकिन इसका रीजन लिखा है OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग इज हाईली डीएक्टिवेटिंग. ये गलत बात लिखा है, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है. तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट. लिगेंड्स इन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर, तो लिगेंड्स किन्हें कहते हैं? कोई जरूरी नहीं कि वो एनायन हो, मतलब एनायन ही हो, कैटायन ही हो या मॉलिक्यूल ही हो. वो आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. बस उनके अंदर गुण ये होना चाहिए कि वो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हों थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि कई बार कैटायंस भी लिगेंड की तरह काम करते हैं, जैसे NO+. एनायन बहुत सारे हैं जो काम करते हैं, Cl-F-, और मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया या वाटर, दे ऑल्सो एक्ट एज लिगेंड. ओजोनोलिसिस करनी है, एक तरफ एसीटोन बनाना है, एक तरफ ये मॉलिक्यूल बनाना है जो लिखा हुआ है, दैट इज प्रोपेनल. आई थिंक इट्स CH2CHO. एक ये है और एक एसीटोन है. तो एसीटोन को मैं जरा इस तरीके से लिख देता हूं ताकि दोनों का ऑक्सीजन सामने आ जाए. तो आपको पता है ओजोनोलिसिस जब होती है तब ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ करता है और इसी डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन देते हैं, तो ये एल्कीन तैयार हो गया. अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन दिए हैं उनके O सामने लाके जोड़ दो, O गायब कर दो, तो वो एल्कीन बन जाता है. तो ये इस तरीके का हो जाएगा. पहला ही ऑप्शन दिया है, तो इसको जब आप ओजोनोलिसिस करोगे फर्स्ट वाले को तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होके एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, तो ये बन जाएगा प्रोपेनल और उधर वाला बन जाएगा एसीटोन. विच कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल? अगेन बहुत ही पॉपुलर सवाल है. आपको पता है N और L कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, तो तीसरा वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज N कैन नॉट बी इक्वल टू L. N और L कभी आपस में बराबर नहीं होते हैं. L जो है वो N से एक छोटा होना चाहिए या और छोटा भी हो सकता है, बट बराबरी होना संभव नहीं है. इसका IUPAC नेम लिखना है, तो IUPAC नेम लिखने के लिए आप नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 5 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है और हेक्सेनामीन है, ये 3 नंबर पे हेक्सेनामीन है, तो करेक्ट नेम हो जाएगा 5 मिथाइल 3 हेक्सेनामीन विल बी द करेक्ट आंसर. स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड कौन होगा? आपको पता है कि ये जो BF3 है इसको देखें और ये BCl3, फिर BBr3 है और BI3 है. तो इनके अंदर अगर मैं लुईस एसिड कैरेक्टर बनाऊं तो वो इस तरीके से बनता है. BF3 के अंदर लुईस एसिड कैरेक्टर सबसे कम हो जाता है
उसका कारण क्या है, क्योंकि BF3 के अंदर आपको मिलेगा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, क्योंकि 2p के बीच में बैक बॉन्डिंग है, और जब बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो इसको इलेक्ट्रॉन जो है बोरॉन को वो फ्लोरीन से ही मिल जाएंगे, तो फिर इसको किसी और से बॉन्डिंग की जरूरत करने की किसी और से इलेक्ट्रॉन की उतनी जरूरत रह नहीं जाएगी, तो ये वीकेस्ट लुईस एसिड हो जाता है। तो इसमें अभी इसने स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है, तो आई विल गो विथ Bi3, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। एक सेल रिएक्शन है जिसमें आपको EMF दे रखा है और आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना चाहिए, जो K का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू NE0 अपॉन 0.059 या 0.06 भी लिख सकते हैं। तो K विल बी, अच्छा ये 10 की पावर होता है, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर। अब देखो N कितना है, इन्होंने कहा है 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चेंज है, तो N विल बी इक्वल टू 2। तो यहाँ मैंने इसकी जगह पर 2 लिख दिया, इनटू E0 का वैल्यू या फिर EMF का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 0.295 और डिवाइड करेंगे 0.059 से। तो ये अगर सॉल्व करोगे तो 10 रेज टू द पावर 10 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको। K यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 10 रेज टू द पावर है। इसको मैं इधर और लिख देता हूँ थोड़ा साफ सुथरा। K विल बी इक्वल टू 10 रेज टू द पावर NE अपॉन 0.059। तो ये जो चीज है ना, ये 10 की पावर में रहती है, एंटी लॉग लेते हैं तब ये फॉर्मूला बनता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों नहीं होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में ब्यूटीन में? तो कहीं भी अगर पाई बॉन्ड है तो उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। जैसे अगर ये कार्बन है और ये कार्बन है सिंगल बॉन्ड और इनके बीच में ये इस तरीके से p ऑर्बिटल्स हैं और इनकी साइडवेज ओवरलैपिंग है, तो ये बनाता है पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो बिकॉज ऑफ दिस साइडवेज ओवरलैपिंग जब आप रोटेट करना शुरू करते हो तो ये पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्शन कॉज करता है इन द रोटेशन। pH 10 रेज़ टू द पावर -3 MnCl का अगर उसे 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया गया, तो जब आप 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर देंगे तो जो नया H+ होगा वो बराबर हो जाएगा पुराना वाला H+ डिवाइडेड बाय जितने टाइम्स डाइल्यूट किया गया है, तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -6। अब नए H+ के हिसाब से pH बोलना हो तो 6 बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये याद रखनी है कि नाउ इट्स अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर किसी का pH इतना, किसी का H+ इतना कम हो गया तो इट्स अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो अब क्या होगा कि ये जो H+ है इसके दो सोर्सेज बन जाएंगे। H+ एक तो मिलेगा फ्रॉम HCl एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -6, और दूसरा H+ मिलेगा फ्रॉम वाटर H2O एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -7। अगर मैं यहाँ से टोटल H+ निकालूंगा तो ये हो जाएगा, इसको 10 इंटू 10 की पावर -7 भी लिख सकते हैं, दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। यहाँ से pH निकालोगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस log 11। अब थोड़ा सा सोचो, log 10 1 होता है, तो 7 में से अगर ये log 10 होता तो 6 आंसर आता। थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा 6 से कम वैल्यू आएगी, तो इट विल बी इक्वल टू 5.98। और ऑप्शन आप इसमें देखें कि कितने क्लोज दिए हैं। एक ऑप्शन दिया है 5.98 और एक ऑप्शन दिया है 6.02। एक इसमें ऑप्शन देना चाहिए था 6 जीरो की जगह पर, तो थोड़ा और कंफ्यूजिंग हो जाता है ये सवाल। फिनाइल मिथाइल कीटोन, तो फिनाइल मिथाइल कीटोन कैसे लिखा जाता है? फिनाइल का मतलब होता है ये, दिस रिंग इज कॉल्ड फिनाइल। कीटोन है इसलिए डबल बॉन्डो लगाया और मिथाइल है इसलिए CH3 लगाया। इसको बदलना चाहते हैं किसमें? इथाइल बेंजीन में। तो इथाइल बेंजीन कैसा होता है? ये है और ये CH2 है और ये CH3 है। तो इस परिवर्तन में अगर आप देखें तो प्रमुख रूप से ये जो CO है ये बदल रहा है CH2 में, और ये काम करने के लिए ZnHg/HCl कैन चेंज CO फ्रॉम CH2। ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो ZnHg/HCl चेंजेस फ्रॉम CO to CH2। ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। 1,3-ब्यूटाडाइईन अगर मैं बनाऊं तो ब्यूटेन है तो इस तरीके से हो जाएगा, 1 और 3 पे डाइईन लगा दिया, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ भी CH2 हो जाएगा।
यहाँ 2 और 1 3 है, एक ये H हो जाएगा, यहाँ पर भी एक H लगा हुआ रहेगा। अब अगर इस कंपाउंड के अंदर मैं देखूं तो सारे ही कार्बन जो हैं, किसी भी कार्बन को आप चेक कर लें तो यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड इधर है, एक इधर काउंट होगा पाई में से, तो 3 है, तो दिस इज अगेन sp2 हाइब्रिडाइज। इसको भी चेक करोगे तो अगेन 3 ही आएगा, तो दिस इज अगेन sp2 हाइब्रिडाइज। और सिमिलरली ये दोनों जो होंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज। तो सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इसके अंदर अगर चेक करोगे तो ये वाला जो है वो sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ये हेक्सेन है तो इसका मतलब इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और 2 ब्यूटीन होगा तो इसके अंदर सिर्फ बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो साइड वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। फोकल एंड बर्च करके याद रखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर होता है फ्लोरीन, इसका 4.0 है। फिर ऑक्सीजन है दैट इज 3.5। फिर इसके बाद क्लोरीन जो है उसका 3.0 है। ब्रोमीन इज 2.8। तो अगर आपको वैल्यूज नहीं भी याद हैं तो आप याद रखें फोकल, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ब्रोमीन, फिर कार्बन, देन हाइड्रोजन, Br देन CH। मैंने इसको रटा था फोकल एंड बर्च करके, तो पहला करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO, तो 1 मोल अगर CO लेंगे, 1 मोल CO, तो इट विल बी इक्वल टू 28 ग्राम। तो 1 मोल का मतलब हुआ 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इतने मॉलिक्यूल ऑफ CO का वेट होगा 28 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का अगर निकालना चाहें कि CO का वेट कितना होगा, तो 1 मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की पावर -23, और 6 से इसको काटोगे तो लगभग 4 के करीब आएगा। तो 4.65 इंटू 10 रेज टू द पावर -23, यानी सेकंड विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये जो नियॉन है, नियॉन इज अ नोबल गैस, और नोबल गैस जो होते हैं वो मॉलिक्यूल तो बनाते नहीं है। तो नोबल गैस का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 0 होता है, चाहे वो नियॉन 2 हो चाहे हीलियम 2 हो, इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। तो ए के साथ थर्ड को मैच करना है, तो आई विल गो विद दिस वन। चौथा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। दूसरी ये बात भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर N2 जो है इसके बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं। N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, और O2 में डबल बॉन्ड होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। इनके बीच में बॉन्ड बनता ही नहीं तो इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। तो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल। फॉर द रिएक्शन CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2, तो इसके लिए अगर मैं डेल्टा N निकालता हूँ तो डेल्टा N विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1.5, तो ये -0.5 यानी नेगेटिव आ जाएगा। डेल्टा H और डेल्टा E के बीच में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, ये रिलेशनशिप होता है। और अगर डेल्टा N की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें से कुछ घट रहा है, तब ये बराबर हो रहा है इसके, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, तो डेल्टा H विल बी लेस, डेल्टा H विल बी, डेल्टा N विल बी लेस देन 0, तो डेल्टा H विल बी लेस देन डेल्टा E हो जाएगा, यानी डेल्टा E बड़ा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। इनमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन, तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इथेनॉल और एसीटोन इज अ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, जब बैड इंटरेक्शंस आते हैं, मतलब कुछ अच्छा इंटरेक्शन पहले था और उससे खराब इंटरेक्शन अब है। तो इथेनॉल जो है दैट इज C2H5OH, इसके अंदर आपको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करता है एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो बिकॉज ऑफ दिस इट फॉर्म अ पॉजिटिव डेविएशन। तो एक ये एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन का एनसीईआरटी में दिया है, और फिर एसीटोन के साथ CS2 का एग्जांपल वो भी पॉजिटिव डेविएशन में दिया गया है। बाकी जो लिखे हुए हैं दीज आर नेगेटिव डेविएशन विच आर इन फ्रंट ऑफ यू। साइज का ऑर्डर पूछा गया है, तो आपको पता है ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, इन तीनों में तो पता है कि साइज का ये ऑर्डर होगा, नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। आर्सेनिक इसके पड़ोस में आता है। अब आर्सेनिक में अगर आप देखोगे तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, तो आर्सेनिक इससे भी बड़ा हो जाएगा,
यानी अगर मैं ऑर्डर बनाऊं तो सबसे बड़ा आर्सेनिक, फिर ये तीनों लोग आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा आर्सेनिक किस फॉर्म, आर्सेनिक है, फिर ये तीनों लोग आ जाएंगे, तो करेक्ट ऑर्डर फोर्थ हो जाएगा। एराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ ईज, गलत बात लिखी है। एराइल हैलाइड का मतलब हुआ कि ये इस तरीके का है और यहाँ पर Cl लगा हुआ है। क्योंकि ये बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो इनके अंदर NSR नहीं होता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। NSR का मतलब इसको हटाओ और इसकी जगह किसी और को लाओ, ये हटेगा ही नहीं बिकॉज ये बॉन्ड थोड़ा मजबूत है, तो ये इजीली नहीं जाते हैं, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। तो पहला गलत हो गया। कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये सही बात लिखी है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव FeCl3 टेस्ट, फिनॉल दे सकता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है FeCl3 के साथ रेड कलर देना। इनमें से कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है, तो इसमें आपको एक बात ये जाननी पड़ेगी कि सुक्रोज से क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब इसमें होता क्या है कि सुक्रोज जो है वो स्वयं में डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इसके बाद अच्छा डेक्स्ट्रो में से डी लिख देते हैं। ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी पर ये लीवो होता है, लेकिन इसका जो लीवो है वो काफी ज्यादा है इन किसकी तुलना में, ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो की तुलना में। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन होता है वो बाद में लीवो हो जाता है। इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। आपको ये पूरी प्रक्रिया एनसीईआरटी में दी है, आपको याद भी रखनी चाहिए। शुगर इज डेक्स्ट्रो, उससे जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज डेक्स्ट्रो फ्रक्टोज लीवो, बट फ्रक्टोज का लीवो इज फार फार मोर इन मैग्नीट्यूड, 92.4 के करीब है। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो लीवो हो जाता है। तो ओवरऑल तो डेक्स्ट्रो से लीवो हुआ, तो इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर। अब ये बात अगर आपको पता है तो आप ये सारे ऑप्शन में से चूज कर लो। ग्लूकोज इज लीवो लिखा है, गलत बात लिखी है। ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, फ्रक्टोज इज लीवो, ये सही बात लिखी हुई है। मिक्सचर लीवो होता है, ये भी सही बात लिखी हुई है। बोथ आर डेक्स्ट्रो, ये बात गलत लिखी हुई है। बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर लीवो, ये भी बात गलत लिखी हुई है। तो बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन, तो सही हो जाएगा सेकंड। इथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर, इथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर दोनों लोग फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, रीजन वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल इट हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। फिफ्थ ऑर्बिट में पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है mvr बराबर NH/2 और अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू 5 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 5h/2 5/2 को वी कैन राइट 2.5h/π, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। जब एल्डिहाइड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, तो एसिटल्डिहाइड अगर मैं लिखना चाहूं तो इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये है एसिटल्डिहाइड। इसके ऊपर जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा, अल्कोहल का मतलब ROH, तो सबसे पहले स्टेप पे क्या होगा, इट विल फॉर्म CH3, देन आफ्टर C और यहाँ पे ये OH बना लेगा और यहाँ पे OR लग जाएगा और इधर की तरफ हाइड्रोजन लगा था। ये ROH जाके जब यहाँ जुड़ेगा तो OR ग्रुप यहाँ पे जोड़ देगा, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी अल्कोहल। ये पहला बनता है सबसे पहले नंबर पे। फिर अगर आपने और एक मॉलिक्यूल ले लिया इसका, तो एक मॉलिक्यूल और लेंगे तो इट विल फॉर्म CH3 C और यहाँ पे H ही रहेगा, यहाँ OR और यहाँ पर भी OR आ जाएगा, यानी ये जेम डाई एल्कोक्सी बन जाएगा। तो अब जेम डाई एल्कोक्सी एक सही जवाब है और एल्कोक्सी अल्कोहल का एक इंटरमीडिएट भी बीच में बनेगा, तो बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही सही जवाब हो जाएंगे इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक, तो इसका सही जवाब है फर्स्ट। रीजन क्या है, निकल का जो आउटर मोस्ट का, देखो निकल इज Z बराबर 28। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो ये आएगा 4s2 3d8, ये है मतलब इसका बाहरी कॉन्फ़िगरेशन। n और n-1 का लिखा है मैंने। यहां पर निकल देखो +2 में है, तो अगर मैं Ni+2 को लिखूं तो Ni+2 के अंदर 4s वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बचेगा 3d8। 3d8 को जरा बना के देखते हैं, तो 3d8 बनाओगे तो क्या होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके अंदर अगर 6 अमोनिया पेयरिंग करने आ रहे हैं
तो 6 अमोनिया है तो 2 हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं, या तो sp3d2 बनाएंगे या d2sp3 बनाएंगे। d2sp3 तब बनाते हैं जब इनर ऑर्बिटल बनता है, और sp3d2 तब बनाते हैं जब आउटर ऑर्बिटल बनता है। इसके अंदर अमोनिया, अच्छा अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो पेयरिंग करा सकता है, लेकिन अगर इसके अंदर पेयरिंग करा भी देगा तो भी एक ही डी खाली होगा, और अगर एक ही डी खाली होगा तो d2sp3 तो बन नहीं सकता, उसके लिए तो d2 यानी 2 डी चाहिए। तो इसके अंदर पेयरिंग कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि इसके अंदर बनेगा sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगली बात, और अगर पेयरिंग नहीं हुई है तो फिर इस केस में क्या होगा कि इसके अंदर n बराबर होगा 2। n से मेरा मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगली बात, इसका म्यू जो होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसमें से जो भी पूछ ले, कलरफुल होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पूछी जाती है, दैट इज पैरामैग्नेटिक। तो इन्होंने कहा है आउटर ऑर्बिटल एंड पैरामैग्नेटिक, ये भी आउटर ऑर्बिटल है बट ये पैरामैग्नेटिक नहीं, क्योंकि जिंक में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। असर्शन है फॉर ईच 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल। सही बात लिखी है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस इज एन एक्सपेरिमेंटल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। दोनों बातें सही लिखी हैं, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। ये मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से है कि भाई एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बहुत लो टेम्परेचर वाले कम, लो टेम्परेचर पे भी ये वाले कम रहते हैं फ्रैक्शन, उधर वाले हाई पे भी ज्यादा रहते हैं, बीच में इंटरमीडिएट आता है। तो ये दोनों बातें सत्य लिखी हैं, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, तो इसलिए सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका नाम लिखना है तो नाम लिखना बहुत आसान है, 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ। तो 2 फिनाइल ब्यूटेन विल बी द करेक्ट आंसर, 2 फिनाइल ब्यूटेन। इसके अंदर पार्शियल प्रेशर दे रखा है और केपी निकालने को कहा गया है। तो केपी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लेना पड़ेगा, CO लेना पड़ेगा, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। CO का पार्शियल प्रेशर दिया गया है 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 8 आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज दे रखी थी, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको निकालना। इसमें कहा गया है कि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट। अब फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज टाइप का रिएक्शन है ये। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर क्यों ये हो जाता है, क्योंकि जो NaI है यानी सोडियम आयोडाइड, ये सॉल्युबल होता है एसीटोन में, और बाकी लोग एसीटोन में सॉल्युबल नहीं होते। NaCl NaBr इज इनसॉल्युबल इन एसीटोन, इसलिए सोडियम आयोडाइड से एक्सचेंज किया जा सकता है इसके अंदर। कोलिजन थ्योरी इज मेनली एप्लीकेबल फॉर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि 2 मॉलिक्यूल टकराते हैं, अगर उनकी एनर्जी और ओरिएंटेशन सफिशिएंट है तो प्रोडक्ट बन जाता है। सो इट इज बेसिकली इट वाज गिवन फॉर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन को ये इंक्लूड नहीं करता है। अल्कोहल जब रिएक्ट करता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, देखो अल्कोहल को अगर मैं देखूं तो इट इज RO एंड H। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह जाएगा तो ये इससे जाके यहाँ पर जुड़ेगा ऑक्सीजन से, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो OH बॉन्ड टूटेगा। अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ये सही बात लिखी है, तो पहला तो सही लिखा हुआ है। दूसरा कह रहे हैं अल्कोहल रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, नहीं ये गलत बात लिखी है। अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल जिसमें CO बॉन्ड टूटता है, ये भी गलत बात लिखी है। अल्कोहल रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल जब CO बॉन्ड टूटता है, ये भी सही बात लिखी है। तो A एंड D मेरा करेक्ट हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखें कि जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा C और O के बीच में, तब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका मतलब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। आप इसको याद कर लें, रट लें जैसे भी, और अगर नहीं याद कर रहे हैं तो आप समझ भी लें कि जब ये जाके जुड़ेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो H विल बी रिमूव्ड। तो जब OH बॉन्ड टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल, और OR बॉन्ड या OC बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बर्ताव करेगा।
इसमें से मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो +6 है और यही हाईएस्ट है, यहाँ पर +2 है, यहाँ 2 गुणे 2 4 तो मतलब +4 हो जाएगा, इसके अंदर 4 गुणे 2 8 और 8 मतलब +8/3 हो जाएगा। तो अगर हाईएस्ट देखें तो इसके अंदर है, इससे ज्यादा फिर KMnO4 के अंदर होता है जिसमें इसका +7 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लेकिन वो ऑप्शन में दिया भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज अगेन असर्शन रीजन, एमीन्स बेसिक होते हैं, सही बात लिखी है, और एमीन के पास लोन पेयर होता है, इसी वजह से बेसिक होते हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड दिस इज अगेन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो बेस होता है, बेस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जैसे एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, वैसे ही बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये डोनर जो है ये कब बन पाएंगे, जब इनके पास लोन पेयर होगा। इनमें से ब्लड रेड कलर कौन देता है, आयरन का Fe के साथ ब्लड रेड कलर आता है। Fe+3 जो है जब ये KCN के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म FeCNS होल थ्राइस एंड इट विल गिव ब्लड रेड कलर। ये आपको प्योरिफिकेशन वाले चैप्टर में बताया गया है, इससे आप CN को जज कर सकते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। द रिएक्शन A gives B follows फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू 2.303/K और लॉग, और यहां पर आप लिख सकते हैं इनिशियल अपॉन रिमेनिंग, मतलब शुरुआत में जितना, या जैसे किताबों में लिखा रहता है वैसा लिखना चाहें तो इनिशियली हम लोग लिखते हैं A0 और यहाँ पर जो बचा हुआ है यानी AT लिख लेते हैं। तो अब पहली परिस्थिति में देखो क्या है कि शुरुआत में कह रहे हैं एक रिएक्शन में पहले 0.8 मोल लिया गया और बाद में 0.6 मोल बचा टू प्रोड्यूस 0.6 मोल ऑफ B। तो 0.6 मोल ऑफ B यानी शुरुआत में कितना लिया गया, A का 0.8 मोल लिया गया। अब इसको इस तरीके से समझो कि A है और इससे B बन रहा है, 0.8 मोल लिया, ये 0 था। अब जब यहाँ पे 0.6 मोल ये बन जाएगा तो यहाँ से 0.6 मोल कम भी हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0.2 मोल बचेगा। यानी शुरुआत में कितना था 0.8 और बचा कितना है 0.2, कितने गुना है, 4 गुना। तो यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप लिखेंगे, अगर मान लो मैं इस रिएक्शन में होने वाला टाइम निकालना चाहूँ तो टाइम के लिए मुझे यहाँ पर शुरुआत वाला लिखना पड़ेगा 0.8 और बाद वाला लिखना पड़ेगा 0.2। दूसरी परिस्थिति में कह रहे हैं कि यही वाला रिएक्शन है यानी K सेम है और इस बार ये 9.9 मोल ऑफ A टू प्रोड्यूस 0.675 मोल ऑफ B। तो अगर मैंने 0.9 मोल ऑफ A ले रखा है शुरुआत में और B के कितने बन रहे हैं 0.675, यानी कि यहाँ पर बचेगा कितना, 0.9 में से मुझे घटाना पड़ेगा कितना 0.765। तो घटा के देख लेता हूँ 0.675, ये 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 8, तो ये 0.225 बचेगा। अब पहली परिस्थिति में देखो कितना है, शुरुआत में था 0.8, बचा कितना था 0.2। दूसरी परिस्थिति में शुरू में लिया था 0.9 और बचा कितना है 0.225। अब यहाँ खास बात देखने वाली जो ये है कि यहाँ भी रेशियो 4 गुने का है और इसको गुणा करोगे तो ये भी रेशियो 4 गुना का ही आएगा। 225 को 4 से गुणा करोगे तो 900 ही आएगा। तो इसका मतलब दोनों ही परिस्थिति में रेशियो सेम है। अगर रेशियो सेम है तो ये वाली चीज सेम हो गई, ये सेम हो गई, के सेम ही है क्योंकि रिएक्शन सेम है, तो टाइम भी जो लगेगा वो सेम लगेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 आवर। पहले भी 1 आवर लग रहा था, अभी भी 1 आवर लगेगा। आप इसको ऐसे समझ लें कि अगर यहाँ लिखा होता कि शुरुआत में 100 मोल है, बाद में 50 हो गए, मान लो ऐसा दिया होता तो आधे हो गए। तो 100 से 50 होने में अगर मान लो 1 घंटा लगा है तो 200 से 100 होने में भी 1 ही घंटा लगेगा। यानी रेशियो सेम होना चाहिए, आधा होने में टाइम सेम। इसी को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी बोलते हैं कि इफ द रेशियो इज सेम द टाइम विल बी सेम। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम में अगर मैं देखूं तो पोटेशियम में साइज जो है उस पोटेशियम का बड़ा है, और अगर साइज इसका बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो सोडियम की ज्यादा होगी। Na विल बी ग्रेटर देन K। नीचे जाने पर साइज बढ़ता है और पोटेंशियल आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो ये सही लिखा हुआ है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर।
दूसरा लिखा है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। अब सोडियम से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये 281 कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक आपने जब निकाल दिया तो ये बचेगा 2 और 8 और पॉजिटिव चार्ज भी बचेगा। यानी अब तो इसमें आप कोर से स्टेबल या कोर से निकाल रहे हो इलेक्ट्रॉन, तो अगला तो बहुत ही मुश्किल निकलेगा। तो सेकेंड तो 100% ही ज़्यादा होगी, तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा लिखा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सोडियम। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज्यादा होगी सोडियम से, सही लिखा है। सोडियम की बहुत कम होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो Na और Mg ये दोनों इस तरीके से अड़ोस पड़ोस में होते हैं। ये इधर की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो साइज कम होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो फिर सोडियम की कम होगी और मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, तो मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, तो ये भी सही लिखा हुआ है। हीलियम की सेकंड लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, गलत बात है। हीलियम की फर्स्ट लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। ग्रुप सेकंड एलिमेंट जनरली हैव हायर IE वैल्यू देन ग्रुप 13, ये भी सही बात लिखा है, क्योंकि ग्रुप सेकंड के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो A, B, C एंड E सारे ही हो जाएंगे। अच्छा, ग्रुप सेकंड का मतलब हुआ बेरिलियम। आपको पता है बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होती, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी में 2 जगह एक्सेप्शन आते हैं स्टेबिलिटी के कारण, तो वो एक स्टेप आगे चला जाता है। तो सारे ही करेक्ट लिखे हैं, डी को छोड़ के, तो सही जवाब सेकंड हो जाएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बहुत कुछ बोल दिया इसमें। आयरन थर्ड, यानी कि ये जो आयरन है ये +3 में है। इसके बाद अंदर की तरफ जो आयरन है वो हेक्सासाइनो लगा हुआ है। हेक्सासाइनो मतलब CN6 लगा हुआ है, और ये जो है वो +2 में है। अब जरा आप देखो, अगर ये 6 है और ये +2 है, तो इस पूरे बॉक्स पे -4 का चार्ज होगा, और यहाँ +3 का चार्ज है। आपको पता है चार्ज को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा Fe4। ये 4 वाला चार्ज इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ ये हो जाएगा FeCN6, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 4 और 3 ये हो जाता है फेरीफेरोसाइनाइड, इसको बोलते हैं फेरीफेरोसाइनाइड। 10 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ अ 5m सॉल्यूशन ऑफ KCl इज दिस। सॉल्यूशन को ठंडा कर दिया गया, मोलैलिटी विल रिमेन अनचेंज्ड। मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, स्मॉल m इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके फॉर्मूले में कहीं पर वॉल्यूम आता नहीं, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको बढ़ाने घटाने का। तो ये बात तो सही लिखी हुई है। द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर एज मास रिमेन। दोनों ही बातें सही हैं, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो दोनों ही सही बातें हो जाएंगी। द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड, क्रोमेटोग्राफी से शुगर्स को अलग कर सकते हैं। ये याद करने की चीजें हैं। चैप्टर का नाम है प्योरिफिकेशन, आपको याद करना है, इसमें बहुत आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इनकरेक्ट इसमें से आइडेंटिफाई करना है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव श्रिंकेज। जब आप लैंथेनॉइड्स में जाते हैं तो साइज धीरे 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 करके कम हो जाता है, और उनकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन आता है ओवरऑल, उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सही लिखा हुआ है कि ये एक्यूमुलेशन है बहुत सारे सक्सेसिव श्रिंकेज का। As a result of lengthened contraction, the property of 4D and 5D have no similarity। ये गलत बात लिखी है। इसी की वजह से 4D और 5D की प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती हैं। जैसे जर्कोनियम और हॉफनियम, इनका साइज बराबर हो जाता है जर्कोनियम हॉफनियम का, और बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। क्यों साइज बराबर हुआ, उसका रीजन आप जानते हैं, बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एसिटल फॉर्मेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कह रहे हैं कि इसको अंडर व्हाट कंडीशन द रिएक्शन कैन बी फोर्स्ड टू प्रोसीड इन राइट डायरेक्शन। अब अगर आप राइट की तरफ ले जाना चाहते हो तो आपको पता है रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ाओ, यानी अल्कोहल को बढ़ाओ, तो राइट डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये H+ है, तो H+ आप अगर बढ़ाओगे तो भी ये राइट डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन ड्राई एसिड ऐड करना पड़ेगा, पानी ऐड करोगे तो OH जुड़ता चला जाएगा। तो यूजिंग ड्राई एसिड एंड एक्सेस ऑफ अल्कोहल विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is correct for spontaneous adsorption of a gas? देखो, ये मान लो एक सरफेस है, और इस सरफेस पर ये गैस इधर टहल रही थी, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। तो ये पहले घूम रहे थे, फिर ये सरफेस पे आके चिपक जाएं, इसको बोला जाता है एडजॉर्प्शन। तो पहले इनकी रैंडमनेस ज्यादा थी, चिपक गए तो कम हो गई, तो एंट्रोपी तो नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एस पॉजिटिव वाले को तो हटा दो, डेल्टा एस पॉजिटिव।
डेल्टा एस इज नेगेटिव, नंबर 1। और दूसरी बात, जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अगर ये चीज नेगेटिव हो गई है तो ये गुणा करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर अगर आप चाहते हो कि डेल्टा जी नेगेटिव आए तो डेल्टा एच को लार्ज नेगेटिव बनना पड़ेगा। भाई ये चीज प्लस हो गई है तो एक तो इसको माइनस बनना पड़ेगा और वो भी लार्ज बनना पड़ेगा, तब तो ये नेट माइनस आएगा। तो डेल्टा एस इज नेगेटिव, देयरफॉर डेल्टा एच शुड बी हाईली पॉजिटिव। गलत बात लिखी है, शुड बी हाईली नेगेटिव। तो सिर्फ बी करेक्ट हो, डेल्टा जी पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव होना चाहिए, तो सिर्फ बी करेक्ट बात हो जाएगी। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है, डेल्टा एच हाईली नेगेटिव होता है, डेल्टा एस नेगेटिव होता है। तो कहने का मतलब सारे ही नेगेटिव होते हैं, ऑल आर नेगेटिव। याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। साइनोहाइड्रिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स लैक्टिक एसिड। तो ये जो CH3 है इसके साथ C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और H लगा हुआ है। अब इसका अगर हम लोग साइनोहाइड्रिन बनाएं तो साइनोहाइड्रिन मतलब इसके अंदर HCN का एडिशन कराएं, तो HCN का जब एडिशन कराओगे तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ कार्बन है ये बन जाएगा OH और यहाँ आके जुड़ जाएगा CN और ये H है। अब इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको पता है हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो जो साइनाइड है वो COOH में बदल जाता है, तो इट विल फॉर्म CH3 C और यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे COH और यहाँ पे OH, और इसी को लैक्टिक एसिड बोलते हैं। तो अगर हम लोग एसिटल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बनाएं, उसके हाइड्रोलिसिस कराएं तो इट विल अल्टीमेटली फॉर्म लैक्टिक एसिड। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग, दैट इज एडियाबैटिक। तो ए के साथ सेकंड लगाना है, मतलब उधर वाले दो ऑप्शन गए, बी के साथ फर्स्ट लगाना है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब आइसोकोरिक और रिवर्सिबल बचा है, तो आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो दिस इज आइसोकोरिक। एक ही बचा तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा। रिवर्सिबल में लिखा है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक फंक्शन इज जीरो। डेल्टा वाले जितने होंगे वो जीरो हो जाएंगे लेकिन उनका साइक्लिक इंटीग्रल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमें डी के साथ थर्ड चाहिए, तो मतलब फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पेपर। ये पेपर को थोड़ा मैं इजी साइड में कंसिडर करूंगा। वैसे जो बच्चे लगातार टेस्ट दे रहे होंगे उनको ये बात का एहसास हो रहा होगा कि धीरे धीरे ये इजी साइड में जा रहा है पेपर, मतलब, लेकिन पेपर इजी नहीं हो रहा है, एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है, इसी वजह से रेपिटेशन बहुत सारे होते जाते हैं। तो टेस्ट देने का ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी होता है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जिन क्वेश्चन के आने की संभावना है या जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो क्वेश्चन कई बार आपकी नज़रों के सामने से घूम जाते हैं। तो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ एडवांटेज जो आपको अन्य बच्चों से मिलेगा इफ़ यू सॉल्व मोर एंड मोर नंबर ऑफ पेपर। तो इन द नेक्स्ट सॉल्यूशन अगेन आपसे मुलाकात होगी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।